तो लोतीराम जी के खाते से 16,48,000 समथिंग रुपए ऐसे निकल जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मेरे खाते से पैसे निकल गए हैं। 7 दिन रखा हॉस्पिटल के अंदर हाँ इस घटना के बाद। हाँ सोचा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर की स्याना तहसील का एक गांव लगता है, नाम उसका वलीपुर। वलीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय से रिटायर्ड शिक्षक लोतीराम जी, जिनका गांव लगभग इस वलीपुर गांव से लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूर के आसपास होगा। साल 2010 की बात है, जुलाई का महीना था। वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद अपने बच्चों में, पोती पोते सब में अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन गुरुजी के साथ, ये तारीख थी 4 जून 2024 की शाम, लगभग 4 या 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इनका ये छोटा सा प्यारा सा फ़ोन है और इस छोटे से प्यारे से फ़ोन में इनका नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं। नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं। वो अपने पोते ललित से कहते हैं, जो इनके बराबर में बैठे हुए हैं, मास्टर जी हैं लोतीराम जी, कि बेटा मेरे फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो पोते ने, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी रखते हैं औरों के मुकाबले, कहते हैं बाबा परेशान मत हो, कई बार नेटवर्क में दिक्कत आ ही जाती है। रात भर उस नेटवर्क के आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन नेटवर्क लौट कर वापस नहीं आता। अब दिन निकलता है, बाबा जी को बात करनी है, बार बार मोबाइल देखने की भी आदत है कि आखिरकार चल क्या रहा है, उसमें नोटिफिकेशन कुछ भी तो उसमें हो नहीं रहा था। 5 तारीख को यहीं पास में ही एक थाना लगता है, बीबी नगर। बीबी नगर थाना क्षेत्र में एक दुकान होती है जो वोडाफोन और आइडिया, यानी कि अब उसे वीआई के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। उस दुकानदार के पास जाते हैं, जिस दुकानदार से मोबाइल का जो नेटवर्क था वो लिया था। उससे कहा जाता है कि भैया हमारा ये मोबाइल का नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहा है, बंद हो गया है, आप देख सकते हैं। उसने अपने हिसाब से पता करने की कोशिश की। उसने कहा कि बाबा जी, ये जो सिम है अभी आपके नाम नहीं रहा, आपको सुमित के पास जाना चाहिए, सुमित से संपर्क करना चाहिए। अब सुमित ही क्योंकि इसका मालिक है, आप इसके मालिक हैं नहीं। लोतीराम जी को, मास्टर जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, इतने साल से मैं इसे चला रहा हूँ, तुम कैसे इसे कह सकते हो कि ये सुमित के पास है, कल ही तो शाम को बंद हुआ है। उसके पास जो टेक्निकल जानकारी थी उसने कंप्यूटर में देखा, देखने के बाद कहा कि अब ये तुम्हारा है ही नहीं, सुमित का है, अब सुमित से संपर्क करो। इन्हें बड़ा अजीब लगता है। इन्हें लगता है कि शायद यहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसलिए इससे बड़े ऑफिस में जाना चाहिए, वीआई के। अब इससे बड़ा ऑफिस या तो वो हापुड़ में लगता है। हापुड़ यहाँ से लगभग है करीब करीब 30 किलोमीटर, और बुलंदशहर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो यहाँ से लगभग है 40 किलोमीटर। इन्होंने सोचा कि क्या थोड़ा दूर बुलंदशहर पड़ेगा, इसलिए पास में हापुड़ है, वहाँ चलते हैं। हापुड़ जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं। जो कहानी अभी एक छोटे से एजेंट ने सुनाई थी, वही वीआई के बड़े ऑफिसर जो होते हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उन्होंने भी वही कहानी सुनाई कि अब ये सिम आपके नाम नहीं है बल्कि सुमित के नाम है, आपको सुमित से संपर्क करना चाहिए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आपको ये बताइए कि ये जो मोबाइल है क्या किसी बैंक के खाते से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं बाबा जी, हाँ जी, बैंक के खाते से जुड़ा हुआ है। तो जाकर तुरंत जाओ अपने बैंक के खाते में और पता करो कि पैसे तो नहीं निकल गए। अब इनका जो खाता है वो पीएनबी बैंक में है, जो पास में ही एक पीएनबी बैंक होता है, उसमें जाते हैं। जाने के बाद पूछते हैं कि मेरा खाता ठीक ठाक है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही अब बैंक मैनेजर की तरफ से रेस्पॉन्स आता है, इनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ज़मीन इसलिए खिसक जाती है कि उस खाते के अंदर लगभग 18 लाख रुपए की रकम होती है। और जब उससे अगली बात बताई जाती है कि तुमने अभी हाल ही में एक चेक लगाया था, और चेक था 821012, यानी कि 821012। इस चेक से आपके 15,39,500 रुपये की रकम निकाल ली गई है। बस इतना था कि दादा अभी तक तो बिल्कुल मस्त चल रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो तुरंत ही उन्हें कुर्सी की व्यवस्था कराई जाती है, बैठ जाते हैं। दिल बैठने की तैयारी में था। इसलिए देखो अभी जो चारपाई पर ये कंबल जो पड़ा हुआ है वो शायद उसी दिन की वजह से ही ये कंबल के ऊपर आ चुका था। क्योंकि किसी की भी पूरी ज़िंदगी की कमाई हो और एकदम से वो गायब हो जाए तो बड़े दुख की बात है। अभी वहाँ बैठे हुए हैं और बैठे बैठे पता चलता है बैंक के अंदर ही कि अभी 10,000 निकाल लिए हैं, कभी 15,000 निकाल लिए हैं। इस तरह से 11 से 12 ट्रांजैक्शन होती हैं, और 11-12 ट्रांजैक्शन यूपीआई की मदद से होती हैं, जिसमें 1,08,773 रुपये निकल जाते हैं। अब लगभग इनके 16 लाख रुपये से ज़्यादा या 17 लाख रुपये के आसपास की रकम निकाली जा चुकी थी। करें तो क्या करें। अब बैंक मैनेजर के भी हाथ में इतना नहीं था, क्योंकि पैसे तो वो लगभग जा ही चुके थे। बहुत ज़्यादा दुख होता है। घर वालों को बताते हैं पैसे निकल चुके हैं, करें तो क्या करें। तभी किसी ने ख्याल दिया, रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि आपको साइबर थाने में जाना चाहिए, और साइबर थाने में जाएंगे तो अब शायद वहाँ से आपको मदद मिल सकती है।
आखिरकार ये बुलंदशहर के साइबर क्राइम जो थाना होता है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं जो मैंने बिल्कुल अभी सुनाई थी। वहाँ जाने के बाद 30 जून 2024 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अधिकारियों ने कहा कि जो भी मामला है आप हमें लिख के दीजिए और हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। पुलिस ने इनसे जो लिखित रूप में कुछ इस तरह की शिकायत थी वो ले ली और मुकदमा अपराध संख्या 0022/2024 को FIR दर्ज कर ली जाती है। और FIR दर्ज होने के बाद जो पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था वही अपना आप में रोचक होता है। आगे क्या होता है इस कहानी को जानने के लिए अब हम इस गांव से सीधे चलते हैं साइबर क्राइम के थाने में और वहां जो इस मामले की जांच कर रहे हैं राम खिलाड़ी यादव, उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से समझते हैं। बाबा, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। मैं क्या कहूँ, मैंने जो अभी तक बात करी है उसमें कुछ झूठ तो नहीं है? मैं झूठ रहा। हैं? पैसे मिल जाएंगे, परेशान मत हो। पैसे कितने मिल चुके हैं? पैसे वो चेक द्वारा मिले, चेक वाले, और कुछ और पैसे मिल गए। लगभग अभी 80,000 रुपये बकाया हैं, वो भी पैसे जल्दी मिल जाएंगे। 7 दिन में यहाँ से चुके, 7 दिन रखा था हॉस्पिटल के अंदर हाँ इस घटना के बाद। हाँ, सोचा दिलचस्प बात यह थी कि इनके पास अपनी चेकबुक थी जिसमें चेकबुक 82/10/12 में 15,39,500 रुपये जो निकाले गए थे, उस चेक का जो नंबर था वो उनके पास था, लेकिन चेक वहाँ लग चुका है। यही अपना आप में कलाकारी होती है, यही अपना आप में रोचक कहानी है। इस रोचक कहानी के अगले भाग को जानने के लिए चलते हैं आगे। तो हम आ चुके हैं बुलंदशहर के साइबर क्राइम थाने के अंदर और आप देख रहे होंगे जिस तरह से ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो डायल 1930। यदि आपके किसी के साथ भी फ्रॉड होता है ऑनलाइन से संबंधित तो आप इस पर कॉल करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए काम करेगा। और यहाँ हैं हम उन्हीं जांच अधिकारी जी के पास जिन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल की। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम है राम खिलाड़ी यादव। तो सर, ये जो गुरुजी आते हैं आपके पास एक शिकायती पत्र लेकर कि मेरे खाते से एक बार 15 लाख से ज़्यादा, एक बार 1 लाख से ज़्यादा निकल चुके हैं, तो क्या है पूरी कहानी, कैसे आपने पकड़ा? लोतीराम जी। जी जी। अच्छा, इस कहानी के संक्षेप में मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक पीड़ित आते हैं लोतीराम जी। तो लोतीराम जी के खाते से 16,48,000 समथिंग रुपये ऐसे निकल जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि मेरे खाते से पैसे निकल गए हैं। पेंशन का पैसा होता है, हर व्यक्ति को ये रहता है कि ये पैसा हमारे बुढ़ापे के काम में आएगा, अपने काम पूरे करेंगे, इस उम्मीद से वो बैंक में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद उन्हें पता पड़ता है कि हमारे खाते में पैसा ही नहीं है। वो बैंक मैनेजर को पूछते, भाई हमारा पैसा कहाँ गया, जो हमारे अकाउंट में पड़ा था, हमारी पेंशन का पैसा था, वो पैसा है कहाँ? बैंक मैनेजर देखता, अपने सिस्टम को खोलता, कहता है कि आपको जो चेकबुक इशू की गई थी उन्हीं में से एक लीव है जिसका क्रमांक 12 है और उससे आपने पैसा निकाला है। आपका जो अकाउंट में पैसा लगा है उससे UPI किया गया है, तो दोनों ट्रांजैक्शन आपके द्वारा ही किए गए हैं, तो इसमें बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। और आप जाइए अपने घर, आप पैसा आपने निकाला है या आपके किसी बेटे ने निकाला होगा जिस पर आप ट्रस्ट करते होगे। वो ये सोच कर वहाँ से बैंक से जब लौटा दिया जाता है वो घर चले जाते हैं और फिर अपनी चेकबुक को देखते हैं तो उस नंबर की लीव उन्हीं की चेकबुक में लगी होती है जो जिसका क्रमांक 12 होता है और वैकेंट होती है। तो वो करते क्या है कि वो जब 12 नंबर की लीव उनको मिल जाती है तो जायज़ है कि वो अपनी जगह ठीक थे। फिर वो अधिकारियों से गुहार लगाते हैं और एक प्रार्थना पत्र मुझे मिल जाता है इस बात का कि अब आप इसमें जांच कीजिए। जब लोतीराम जी के पास ब्लैंक चेक पड़ा हुआ है तो वो ब्लैंक चेक लोतीराम के पास में है, तो ये संभव कैसे है कि उस चेक से निकल जाए? इसका मतलब क्लोन हुआ है और वो साइबर फ्रॉड हुआ है। फिर उनसे हम डिटेल में मालूम करते हैं और उनकी प्रार्थना पत्र पर एक FIR पंजीकृत कर लेते हैं जी। हमारी टीम इसमें जुट जाती है। यहाँ हमारे सामने 2 चैलेंजेज होते हैं। एक तो ये कि वो क्लोन चेक किसने तैयार किया और कहाँ से उसको कैश किया गया। दूसरा ये कि जैसा उन्होंने अपनी FIR में लिखा था कि 2-3 दिन के लिए उनकी सिम बंद कर दी जाती है। तो हमारी इनिशियल जांच में पाया जाता है कि वो सिम मेरठ से क्लोन की गई है। अच्छा। और उसमें कोई सुमित नाम का व्यक्ति है
तो हम लोधी राम जी से पूछते हैं कि सुमित आपका बेटा है, ओनरशिप जिसको हम लोग कहते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी गई सुमित नाम पर। तो वो कहते हैं मेरा सुमित नाम का तो कोई बेटा है ही नहीं। और चूंकि हम लोग उसकी कैफ निकलवा लेते हैं और देखते हैं जिस नाम पर चेंज हुई उस पर फ़ोटो लगा होता है, उनको फ़ोटो दिखाते हैं, फ़ोटो आपका है। आपके किसी परिवार में, गांव में किसी का हो, पहले तो प्रथम दृष्टया लगता है कि इनके परिवार में ही तो नहीं किसी ने कर लिया। तो वो लोधी राम जी कहते हैं कि ना साहब, ये तो मेरे गांव में भी नहीं है कोई लड़का जिसका फ़ोटो लगा है, और सुमित तो हमारा कोई बच्चा ही नहीं है। अब 2 चैलेंजेज हो गए। यहाँ देखिए चैलेंजेज बढ़ते चले जाते हैं हमारी टीम के लिए। एक तो क्लोन चेक कहाँ से निकला, किसके खाते में जमा हुआ, तो वो दिल्ली साकेत ब्रांच से निकलता है। अच्छा। हम ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं, चूँकि अभी काफ़ी समय नहीं हुआ होता है, तो हम उसको कहते हैं कि आप ये देखिए कि ये आपके ब्रांच से जो चेक कैश किया गया है उसकी हमें डिटेल चाहिए। डिटेल में हमें ये चाहिए किस व्यक्ति ने निकाला। तो सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ रहते हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरे के साथ पैसे ले जाने वाले व्यक्ति का हमें वीडियो दे देते हैं। अच्छा। और उसका अकाउंट दे देते हैं, किस अकाउंट में वो क्रेडिट किया गया था। दूसरा प्रश्न ये होता है कि भाई जब चेक क्लियर होता है तो क्लियरेंस कॉल जाती है ब्रांच मैनेजर पे। हम उनसे कहते हैं कि आपके पास कोई क्लियरेंस चेक आई थी, तो वो कॉल आई थी किस नंबर से थी। वो इसको भी क्लैरिफाई करते हैं कि साहब जो खाते में नंबर मेंशन है ऑलरेडी पहले से, उसी नंबर पर मैंने कॉल करके क्लियरेंस की कॉल की है और हमें होके मिला है, तब मैंने उस चेक को कैश किया हुआ है। अब वो अपनी जगह चूँकि ठीक था, जब वो वहाँ ठीक था तो अब ये चैलेंज बनता है कि ये मोबाइल किसके पास है। इधर 3 दिन के लिए उनका मोबाइल बंद हो जाता है। अब हम एक तो बैंक की तरफ अपनी एक टीम को दौड़ाते हैं, एक टीम हमारी जाती है जो जहाँ से ये सिम इशू हुआ होता है बोडा कंपनी से, वो होता है मेरठ से। मेरठ में जिसकी आईडी इसमें लगी होती है हम उसको चेक करते हैं, वो नितिन कश्यप होता है। अच्छा। तो नितिन कश्यप जी से जब मालूम करते हैं और पूछते हैं कि भाई आपने ओनरशिप चेंज कर दी है, इसके लिए जो आवश्यक मानक हैं क्या आपने पूरे किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी एक्सपर्ट टीम होती है और उनको जो लॉजिक चाहिए, जो लोग हम देखते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। और जुर्म स्वीकार करने के बाद में वो बताते हैं कि ना साहब ये तो हमें इस बाबत 55,000 रुपये मिले हुए थे। अच्छा, नितिन कश्यप ने एक्सेप्ट कर लिया। कश्यप बताते 55,000 रुपये मिले थे। और इसमें एक आमिर सैफी है, एक और ट्विस्ट आता है यहाँ, आमिर सैफी है। आमिर सैफी भी इसमें सहभागिता करता है, जो उसमें फ़ोटो लगा होता है वो फुरकान नाम के किसी व्यक्ति का लगाता है, जो उसका विश्वास पात्र होता है, जिसको ये पता नहीं होता है कि हमारा यूज कैसे किया जाएगा। वो एक सिम लेने आता है नितिन कश्यप के पास, एक सिम जनरेट की जाती है और उसको कह दिया जाता है कभी चालू नहीं हुई, आप कल आ जाना। उसको 3-4 दिन वेट कराया जाता है। अच्छा। जब वो दोबारा जाता है फुरकान को पता भी नहीं है उसके क्या सामने। हाँ, उसको पता भी नहीं है। अब स्टोरी ये है कि ये हुआ कैसे और कर कैसे पाए, ये संभव कैसे हो गया, उनको ये पता कैसे पड़ गया कि उनके खाते में पैसे कितने हैं, वो सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, उसमें कौन सा मोबाइल नंबर लगा है। यहाँ एक उरूज आलम और शाह आलम होते हैं जो मुजफ्फरनगर से ऑलरेडी रिवार्डेड होते हैं। अच्छा, इनामी है। ऐसे ही केसों में उन पर रिवार्ड होता है, वहाँ से छिपने के बाद दिल्ली में आ जाते हैं। यहाँ उरूज आलम व्यक्ति, जिसको मैंने बाद में टीम के साथ पकड़ा सभी को गैदरिंग करके, वो व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, घर से भागा हुआ है। वो एक चतर सिंह नाम के व्यक्ति को, जो उसका अपना हम जो लिए कई मित्रता हो जाती है, गाजियाबाद में कपड़े की दुकान पर रहता है, वो उसको जाके मिलता है। जैसे होता है जनरल बात करने लगते हैं, यार बताओ और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कपड़े की दुकान पे काम कर रहा हूँ। तो वो उसको कहता है कि यार कहीं किसी बैंक के कोई ऐसे अकाउंट मिल जाए जो किसी पेंशनर का अकाउंट हो जिसमें पैसा पड़ा हो, किसी विद्यालय का अकाउंट हो, किसी ऐसे व्यक्ति का अकाउंट हो जो विदेश में रह रहा हो, पैसा यहाँ पड़ा हो, ज़्यादा उसमें लेन देन ना होता हो। क्योंकि उसका लेन देन से मकसद ये रहता है कि आदमी जाएगा, सोचेगा मेरी 50 लाख थे, मैंने 10 निकाल लिए तो हमारे 40 रह गए, अगली बार जाएगा तो उसे तुरंत पता पड़ जाएगा। उसका मकसद ये रहता है कि वो ज़्यादा उसमें इंटरफियर ना कर रहा हो अकाउंट में। तो जब मालूम पड़ेगा 1-2 साल में, तब तक इधर हम सब कुछ कर लेंगे अपना। चतर सिंह को, चतर सिंह के गांव का ही बुलंदशहर का एक व्यक्ति
BC होता है, बैंक मित्र, जिनको छोटे छोटे जो पॉइंट खोल लेते हैं, जो पासबुक जारी कर सकते हैं, लेन देन 25,000 तक कर सकते हैं, उनकी एक लिमिट रहती है जी। और उसी गांव का एक बैंक में रिकवरी एजेंट होता है जो रख लेते हैं संविदा कर्मी के तौर पर। रिकवरी एजेंट बैंक वाले अपना बता देते हैं कि भाई ये रिकवरी फला लोगों की निकली, आप जाइए उनको कहिए कि पैसा जमा क्यों नहीं कर रहे। रिकवरी एजेंट का जो अपना काम है तो एक सूची दे देते हैं, तो रिकवरी एजेंट हो गया। वो अप्रोच इनको कर लेता है अपने गांव दोनों बैंक मित्र को और रिकवरी एजेंट। उरूज आलम चतर से मिलता है, चतर बैंक मित्र से, और बैंक मित्र मुलाकात कराता है। वो दोनों आपस में फ्रेंड होते हैं, एजेंट से। हाँ, क्योंकि वो बैंक का ही काम है तो निकलते हैं। एक खाता दे दिया जाता तो है। वो ये करता है कि वहाँ जाता है तो रिकवरी का जो लिस्ट निकालनी है उस बहाने मैनेजर को कहता है कि साहब हमें रिकवरी वाली वो लिस्ट चाहिए। तो कभी कभी रहता है कि जैसे आप विश्वास पात्र कोई कहते हैं कि ठीक है यार ये सिस्टम खुला है आप निकाल लीजिए, तो उसके दिमाग में रहता है खाते देखना, क्योंकि वो लोती राम भी वहीं के हैं, तो उसको पहले से ये मालूम है कि लोती राम के खाते में पैसा पड़ा हुआ है। तो वो ये सर्च नहीं करता किन को देखना, वो लोती राम को ही पहले दिमाग में मेकअप करके जाता है कि लोती राम के खाते को देखना है। तो लोती राम का खाता खोलता है, खाते में चेक करता है कि इसके सिग्नेचर कैसे हैं, इस खाते में पैसा कितना है, कौन सी चेक बुक की सीरीज इसको इशू की गई है, और उसमें यूज्ड और अनयूज्ड कितने हैं। यूज्ड उसमें आ जाता है किस चेक से इतना निकाला गया है, बाद बाकी सब अनयूज्ड बच गए। सिग्नेचर कैसी, उसमें मोबाइल नंबर क्या लगा है, वो PDF बनाता है, मोबाइल में फ़ोटो खींचता है और चतर सिंह को भेज देता है। चतर सिंह अपने उरूज आलम तक पहुंचा देते हैं। उरूज आलम को सारी चीज़ें मिल जाती है। उनको फिर वही 2 चीज़ें चाहिए, एक तो सिम पोर्ट कराना, दूसरा किलोन चेक बनवाना। किलोन चेक के लिए वो कालीचरण नाम के व्यक्ति को तलाश कर लेते हैं, मेरठ के रहने वालों को, क्योंकि वो पहले जान रहे थे, वो ऐसे काम करते रहे। कालीचरण भी पहले जेल जा चुके हैं इसी मामले में। तो चूँकि हमजोली हैं, वो जानते हैं कि ये काम करता है, तो वो पूरा डिटेल कालीचरण को दे देते हैं। कालीचरण किलोन चेक तैयार कर लेते हैं। अब किस खाते में डिपॉजिट करना है वो कालीचरण सजेस्ट कर देते हैं प्रेम शंकर को। प्रेम शंकर जो मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले, हाँ, कि इनके खाते में डालिए। वो भी इनकी योजना ये रहती है कि अगर कहीं पता भी पड़ता है तो पुलिस मध्य प्रदेश जाएगी, उस पते पे ये 30 साल से रह नहीं रहा है, वो वहाँ से गायब। हाँ, वो गायब है। लोग कहेंगे साहब यहाँ गांव में रह ही नहीं रहा साहब, ये 30 साल से। हाँ, 30 साल से साहब, 30 साल से नहीं आ रहा है, प्रधान लिख के दे देगा, सब कुछ कर लेंगे। तो पुलिस के सामने एक अलग अलग चैलेंज जाते रहते हैं। और प्रेम शंकर भंडारे कर रहा है मंदिरों हाँ, प्रेम शंकर भंडारे कर रहा है। यहाँ कोई अपना उसका एड्रेस तो है नहीं जिस पे हम तलाशेंगे, या गांव वाला कोई बताएगा कि साहब फलां जगह, उसे पता ही नहीं है प्रेम शंकर को। इधर कालीचरण किलोन चेक तैयार कर लेते हैं। अब किलोन चेक तैयार करने के बाद वो प्रेम शंकर विश्वकर्मा के खाते में ले जाते हैं, वहाँ डिपॉजिट होता है। प्रेम शंकर जी उसको निकाल लेते हैं और आपस में जो भी जैसा है वो अपने हिस्सा से बांट लेते हैं। इसको चेक जैसा हमने बताया कन्फर्मेशन कॉल के लिए एक नियम बैंक ने बनाया है कि 2-3 लाख से ज़्यादा, या उनको ऐसा लगता है कि ये कोई हमें लगता है सस्पिशियस है, तो फिर वो उस नंबर पर कॉल करके कन्फर्मेशन लेते हैं कि आपने चेक दिया भी है कि नहीं जी। इसके लिए उरूज को चाहिए था नंबर, तो उरूज पहले भी एक सिम पोर्ट करा चुका था नितिन से, इन्हीं के माध्यम से, आमिर और इनकी, तो इनको आता है। हाँ, इनको आता है। वो ये कहते हैं कि भाई हमें सिम दीजिए, तो उनका अपना कट तय होता है और वो 55,000 रुपये उनको दे देते हैं। इसमें आमिर सैफी तैयार हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है किसके नाम पर करें, उन्हें तो पता नहीं है कि लोती राम के लड़के का नाम क्या है, तो वो सुमित नाम रख लेते हैं, अपना काल्पनिक नाम सुमित रख लेते हैं। फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी तो फुरकान को ले आते हैं, वो फुरकान आमिर का दोस्त है। वो ठगा जाता है इसलिए कि उसे सिम की ज़रूरत होती है, तो फुरकान रात के 11 बजे उसको घर पे तो सिम जारी कर देता है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मोबाइल में हो जाता है, इनका अपना रहता है सिम जारी कर दी, लेकिन सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। जबकि रिकॉर्ड के अनुसार उसी समय एक्टिवेट हो जाती है वो सिम, 31 तारीख को जब किया था तब, लेकिन उसको देता नहीं है। देता तब है जब दूसरी सिम हमारी वाली जो लोती राम के खाते में लगी है, तो वो सिम एक्टिवेट करने के लिए उसे पुनः बुला के जारी कर देते हैं फुरकान का फ़ोटो लगा के। इनकी जो भूमिका थी सबकी, जब सबने ये जान लिया तो हम नितिन से ये कन्फर्म कर चुके थे, और उनको एहसास हमारी टीम ने ये नहीं होने दिया
कि हम आपके नहीं ठीक है, आप तो अपनी जगह ठीक हैं, कुछ चीज़ें पुलिस को गोपनीय रखी जाती हैं, पता लगता है कि वो रिवार्डेड पहले भागा हुआ है, ये रीवा का अलग भागा हुआ है मध्य प्रदेश का, इनको पकड़ा कैसे जाएगा। तो हमारी टीम बस इनके नंबरों से, एक आध के नंबर लोकेशन से लगते हैं, इनको छोड़े आते हैं ये कह के कि ठीक है यार आप अपनी जगह तो ठीक हो, लेकिन यार हुआ कि तो वो भी कहता है ना साहब मैंने तो साहब नियमानुसार फिर एक दूसरे से संपर्क जरूर करते हैं। बिल्कुल, ये संपर्क करते हैं और एक जगह फिर काम करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहाँ हमारी टीम पहले से नज़र लगाए रहती है इन पे लोकेशन से, और ये सारी के सारी सब पकड़े जाते हैं एक ही बार में, आमिर सैफी को छोड़ के। उस समय आमिर सैफी भी आने वाला होता है, लेकिन आमिर सैफी फिर उसमें आ नहीं पाता, उसको बाद में पकड़ा जाता है। चूँकि ये ऐसी घटना थी, ये कितने हैं टोटल मिला के जो पकड़े जाते हाँ, हैं? ये चूँकि ऐसी घटना थी कि इस घटना में इतने ट्विस्ट आए पुलिस के सामने और इतने चैलेंजेस पुलिस के सामने आए, और एक व्यक्ति जो अपने घर पे पड़ा हुआ है जिसको ये पता ही नहीं है, उससे ना तो ओटीपी लिया जाता है ना उससे कुछ पूछा जाता है। साइबर क्राइम सुना ऐसे था कि भाई ओटीपी मांगेगा, भ्रमित करेगा, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं। मतलब सिम कार्ड उसका ही गया है, चेक बुक सिम उसका कार्ड ही गया है। है, उससे पूछा ही नहीं गया कि भाई आपने कैसे, और हमें वो दे दीजिए या हम आपका क्लोन चेक बनाएंगे या उनसे चेक ले लेंगे, उसका क्लोन चेक तैयार करेंगे, उससे तो कुछ लिया ही नहीं गया। फिर इसमें अधिकारियों का ये निर्णय हुआ कि वो व्यक्ति जिसका पैसा गया, जिस समय मेरे सामने ये सूचना आई और उसने मुकदमा लिखाया, उसके तुरंत बाद जब उसको लगा कि भाई ठीक है हम करते ही हैं, मैंने कहा विश्वास दिलाया कि पैसा आपका रिकवर होगा, आप निश्चिंत रहिए। वो सिकंदराबाद में हॉस्पिटलाइज हो गया। वो इतना सदमे में था कि मैं क्या करूं, कैसे होगा। तो मैं व्यक्तिगत उससे मिला और उसको ये विश्वास दिलाया, मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए, ये आपका पैसा नहीं, अब ये पुलिस विभाग का पैसा है, आपको पूरा पैसा हम वापस करा के दिखाएंगे, कहीं भी कुछ भी करना पड़े। और हमारी टीम इतनी सक्रिय हुई, 100% पैसा वापस हुआ। अभी 60-70 हज़ार रुपये बचे होंगे। वो इसलिए बचे हैं, वो बैंक का थोड़ा सा इसलिए बचा हुआ है कि एक्चुअली जो इन लोगों से मैंने 80,000 बरामद किए थे, बैंक से 1539 हुआ था, तो 1539 में बैंक ने ये माना कि 80,000 आपको मिल गया है, जबकि वो 80,000 यूपीआई वाला था, क्योंकि वो मेरे हिसाब से गलत है, वो यूपीआई का पैसा था, तो वकील उनको किए, उनको देना पड़ेगा ये सारे। और उसके बाद आमिर सैफी पकड़े गए। बहुत जगह इनकी वो भी हुई, लोगों से आप जानते ही हैं बहुत अप्रोच भी आती हैं, और कैसी कैसी अप्रोच रही होंगी, पुलिस ने कैसा कैसा झेला होगा, लेकिन हमारे अधिकारी और सब डेडिकेटेड इस बात के लिए थे कि इन पे कार्रवाई ऐसी होना चाहिए कि जो भविष्य में लोग इसको याद रखें। तो आपको मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर साइबर में हम लोगों ने बनाया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से गैंगस्टर बनाया है, और सभी के सभी गैंगस्टर में जेल में। साइबर क्राइम में आज तक नहीं बना कभी? नहीं, अन्य में बना है, लेकिन साइबर का अब भविष्य में बनते रहे, लेकिन साइबर का पहला गैंगस्टर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद से बनाया गया। इनको केवल एक संदेश देने के लिए कि पुलिस ऐसा भी कर सकती है, अगर आप किसी के साथ किसी की संपत्ति का आहरण कर सकते हैं तो पुलिस ऐसा भी कर सकती है कि आपकी 7 पुश्तें याद करेंगी इस चीज़ को कि आपने क्यों किया ये सब। इस कहानी में पैसे की रिकवरी भी हो जाती है। इस कहानी में जो सिम कार्ड बनाने वाले थे वो भी पकड़े जाते हैं, चेक बनाने वाले जो क्लोन बनाया था वो भी पकड़े जाते हैं। इस कहानी का सुखद अंत होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी, और इसलिए आप किसी भी होने वाले साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।